हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार मैं पुनः आप लोगों के सामने हूँ और मैं फिजिक्स में थोड़ा 2 कदम आपसे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब की बार जो मेरा टारगेट होगा वह 1 डायमेंशनल मोशन नहीं, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशंस का जब हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं तो ये निश्चित रूप से आ जाती है बात, दिस इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन is curvilinear motions where acceleration and velocity both exist। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 डायमेंशनल कर्वीलिनियर मोशन में एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ कोएग्जिस्ट सच दैट velocity is neither parallel nor anti-parallel to acceleration, or in other words acceleration is neither parallel or anti-parallel to velocity vector. Such type of a motion is called curvilinear motions. Well, now these curvilinear motions can be further subclassified or subdivided into 2 major categories. One is called circular motion, another is called curvilinear motions of varying radius of curvature. Circular motions में क्या मैं पढ़ाऊंगा? It is a uniform radius of curvature or a constant radius of curvature, so called radius. लेकिन दूसरा पार्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपका curvilinear motions में, वहां पर रेडियस उसके वेरिएबल होंगे, दैट इज द अनदर पार्ट। तो आज ये मेरा स्पेशल क्लास जो होने जा रहा है कर्वीलिनियर मोशन एंड ऑफ कोर्स इट इज ए सर्कुलर मोशंस। तो चलिए, हमारा आज का हेडलाइंस हो गया सर्कुलर मोशंस। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट इज ए पार्ट ऑफ curvilinear motion. So, in curvilinear motion, it is 2D motion, 2-dimensional. 2-dimensional motion such that acceleration is neither parallel or anti-parallel to velocity vector. तो मैं आपको उस कर्वीलिनियर मोशन का ही बताऊंगा और उसका पार्ट ये स्पेशल हो जाएगा। जैसे आप ये देखिए, ये आपका एक मोशन स्ट्रीम, दिस इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेट अस सपोज इट इज ए वाई एक्सिस एंड इट इज यहां पर this is the directions of the velocity. Velocity is always tangential to the path in curvilinear. कर्वीलिनियर ही होते हैं, सर्कुलर का स्पेशल टाइप होते हैं, इसलिए हम लोग कर्वीलिनियर में देख सकते हैं। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये आप देख सकते हैं, जो ऑलवेज टेंजेंशियल बट एक्सीलरेशन इज नॉट सो। लेकिन एक्सीलरेशन कहता है ये ऐसा नहीं होता है। तो कैसा हो सकता है? आप देखिए एक्सीलरेशन को, दिस इज एक्सीलरेशन। नाउ एक्सीलरेशन मेक्स एन एंगल थीटा, ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सीलरेशन वेक्टर है। इज नॉट सो, नॉट सो का मतलब क्या हो गया? नॉट टेंजेंशियल।
नॉट टेंजेंशियल एलोन। केवल टेंजेंशियल ही नहीं होगा बल्कि आप देख सकते हैं इसके पास हो जाएगा। इट मीन्स एक्सीलरेशन इज टू। इसके एक्सीलरेशंस के पास आप देख सकते हैं एक वेलोसिटी के पैरेलल भी कंपोनेंट हो सकता है, एक वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है। ए है टू कंपोनेंट्स। वन AT, that is called tangential acceleration, and second AN, AR या AC। AN ही रहने देंगे, बाद में इसको मैं और नाम दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो इस एक्सीलरेशन के दो पार्ट आ जाएंगे, एक अलोंग दिस डायरेक्शन आ जाएंगे दैट इज कॉल्ड AT, और एक परपेंडिकुलर टू दिस आ जाएंगे दैट इज कॉल्ड AN। तो यहां पर आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा सर्कुलर मोशन क्या मोशंस है, ए पार्ट ऑफ द कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन किसे कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक्सीलरेशन इन नेवर पैरेलल और एंटी पैरेलल, दे मस्ट मेक एन एंगल। ओके हो गया। अब ये थीटा की जो वैल्यू है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब क्या हो गया, थीटा लेस देन 90 डिग्री, वो थीटा होना चाहिए हमेशा लेस देन 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। अब अगर 0 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, ये दोनों की वेलोसिटी एक ही दिशा में आ जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में। अगर ये जो केस बनता है, इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड इज इंक्रीजिंग। इस केस में स्पीड बढ़ता चला जाएगा। अगर थीटा कौन सा वैल्यू है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड A, और अगर V और A के बीच का एंगल अगर आप देखेंगे कि लेस देन 90 और ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप सर्टेनली इसकी स्पीड को बढ़ते हुए देखेंगे। और वहीं इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्पीड डिक्रीजेस। स्पीड डिक्रीजेस मतलब क्या हो गया, लेस देन 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ये भी स्पेशल केस आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट, कर्वीलिनियर मोशन का ही एक पार्ट है सर्कुलर मोशन। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। इसकी क्या पहला प्रॉपर्टीज हो गया, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या प्रॉपर्टीज हो गया, इसकी बात को देखेंगे, हेयर एक्सीलरेशन ऑलवेज एग्जिस्ट एंड there is an angle between acceleration and velocity, barring थीटा नहीं हो सकता है 0 डिग्री और थीटा नहीं हो सकता है 180 डिग्री। जब मैं यहां पर एक्सीलरेशन को देता हूं तो दिस एक्सीलरेशन स्टैंड्स फॉर नेट एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो नेट एक्सीलरेशन। ये दूसरी पॉइंट हो गई। अब इस दोनों पॉइंट्स पर जरा सा हम देखें कि क्या होता है। तीसरा पॉइंट उसी पॉइंट से लेते हैं, इसमें क्या कहता है, रेडियस इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हो गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए कांस्टेंट।
चौथा पॉइंट क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ द मोशन always changes from point to point, from point to point. That is, velocity vector changes with time, always. Fifth point, the change in the direction, the change in direction causes an acceleration called a radial acceleration, a radial or normal or tangential acceleration. तो स्पष्ट रूप से आ गया कि डायरेक्शन जो चेंज होता है, द चेंज इन डायरेक्शन के कॉजेज एन एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया निश्चित रूप से कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो फिफ्थ पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन accelerated motion. Yes, my dear students, there is another types of circular motion. Broadly classified, circular motions are of three types: uniform, circular motion, and second is non-uniform circular motion. Okay. This non-uniform circular motion is further subdivided into two parts. One, accelerated circular motion, and second or B part, retarded circular motion. डिटेल इसका देख लीजिए। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कम टू हियर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। In uniform circular motion, speed or the magnitude of velocity is always constant. तो इसमें क्या ध्यान दीजिएगा, स्पीड और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, और डी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड विथ डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर भी कांस्टेंट है स्पीड के संदर्भ में, तो उसका
rate of change of the magnitude is always equal to। इसका ये मतलब हो गया, इस dv by dt को हम लोग एक वर्ड का नाम देते हैं ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में आप आ जाइए। यूनिफॉर्म, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सेंटर, रेडियस, O is the center, P is the point, particle is moving this way, and here this is the velocity vector, call this is the point। यहां पर यूनिफॉर्म हो गया। अब इसकी कंडीशन, ये वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, इस वेलोसिटी वेक्टर में अगर हम कहते हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट और dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 0, ऐसे मोशंस को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कहेंगे। CM स्टैंड फॉर सर्कुलर मोशंस। ठीक है, लेकिन इसमें तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। अभी पार्टिकल्स यहां पर है, यहां पर आ जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन आप देखिए, एंड दिस v रिमेन्स कांस्टेंट। ये p है और ये p डैश है। आपने क्या नोट किया, यहां पर भी इसकी मैग्नीट्यूड v है और ये वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ है। तो डायरेक्शन ऑलवेज चेंज है। तो जब डायरेक्शन चेंज करेगा, मान लीजिए ये ऐसे करके अगर घूम रहा है तो पकड़ के एक अंदर की ओर खींचना पड़ेगा ना। अगर अंदर से हम इसको खींचेंगे तभी ना बच्चे लोग ये इस साइड की ओर मोड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये जो अंदर की ओर खींच रहे हैं तो आप एक फोर्स को लगा रहे हैं। इस फोर्स का नाम क्या हो जाता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। एंड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस द एक्सीलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन, सो कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो एक बात आपने देखा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होते हैं वो 0 होते हैं, लेकिन बट इसी में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन caused by acceleration called radial or normal or centripetal। सेंट्रीपीटल मतलब टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन। तो आपने समझ लिया होगा कि दो एक्सीलरेशंस में ये जो एक्सीलरेशन जो सेंटर की ओर लग रहा है लेट अस कॉल AC सेंट्रीपीटल, या अगर बेटर कहा जाए तो हम लोग नॉर्मल ही ले लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90। इस डायरेक्शन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में आपने क्या देखा, कंडीशंस इसमें देखा कि ए नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा कंडीशन क्या देखा कि AT इक्वल टू 0। इसलिए तीसरा कंडीशन क्या देखा, ए नॉर्मल इक्वल टू ए नेट। तो सिर्फ एक ही बचेंगे, ए नेट के। तो ए नेट भी किधर लग रहा है, AN इक्वल टू हो जाएगा ए नेट के बराबर। ये नॉर्मल है और ये नेट है। नेट भी क्योंकि इसकी वाला टेंजेंट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसमें, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैंने लिखा है AT इक्वल टू 0। तो इस दिशा में एक्सीलरेशन क्या है, यहां पर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेक्टर है दैट एग्जिस्ट, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज 0। तो जब टेंजेंशियल नहीं है तो देयर इज ओनली वन एक्सीलरेशन एंड दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एक्सीलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको दिया था दैट इज ए, वो था एक्सीलरेटेड सर्कुलर। चलिए मैं इसे आपको बेहतर ढंग से समझाता हूं। नाउ यू जस्ट सी देयर इज ए सर्कल, इसके ये सेंटर हो गए और ये पार्टिकल्स हो गए और ये वेलोसिटी हो गए।
दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। इस लाइन को हम लोग कौन सा लाइन कहेंगे? दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर ये टेंजेंट है। इस ये हमारा कौन सा लाइन कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। इस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर। इसे O दे देंगे। लेट अस सपोज दिस इज ए P पॉइंट, यहां पर दे दें तो शायद ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड लगेगा। दिस इज द टेंजेंट। नॉर्मल टेंजेंट के बीच में ये कितना सारा एंगल बनता है? दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब क्या, अगर हम कहते हैं एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, तो आपने इस बात को ध्यान दीजिएगा कि देयर मस्ट बी 80 जरूर आ जाएगा। 80 इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये देखा, और चूंकि ये डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है ना, इसकी मोशन मान लीजिए इस साइड हो रही है, तो आपने क्या देखा? देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक तो एक्सीलरेशन इधर भी लगेगा, इसका क्या नाम हो जाएगा? AN, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सीलरेशन। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखते दो एक्सीलरेशन हो गया, एक 80 हो गया, एक AN हो गया। इस दोनों का रिजल्टेंट किधर खींच लेगा? इस साइड आ जाएगा। तो सो कॉल्ड दिस इज ए नेट एक्सीलरेशन। तो दिस इज कॉल्ड ए नेट। आपके पास ए टेंजेंशियल हो गया, दूसरा ए नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एक्सीलरेशन। किस साइड लग रहा है? टुवर्ड सेंटर। लेकिन इन दोनों को अगर हमने मैच करा दिया तो एन क्या होता है? नेट एक्सीलरेशन। दिस इज कॉल्ड नेट एक्सीलरेशन। और नेट एक्सीलरेशन रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, इसी का दूसरा नाम भी हम लोग क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। ये बात को ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देयर इज एन एंगल, किसके किसके बीच में एंगल हो गया? लेट अस सपोज दिस इज ए थीटा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो जो आप देख रहे हैं थीटा, एंगल बिटवीन, ठीक है, किसके किसके बीच में? वेलोसिटी वेक्टर एंड ए नेट। और ये थीटा का वैल्यू क्या होगा? दिस इज एक्यूट एंगल, मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देख सकते हैं, एंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये वाला आ जाएगा। अगर थीटा 0 हो जाएगा तब तो सीधा की सीधा आप क्या देखिएगा? स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। और अगर ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तब तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये आपके पास एक विशेष केस बन जाता है। यहां पर आपने क्या देखा कि ए टेंजेंशियल का डायरेक्शन किधर जा रहा है? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए टेंजेंशियल इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज। ये हमेशा पैरेलल, एंटी पैरेलल नहीं है, पैरेलल जा रहा है। ऐसे मोशंस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन, जहां पर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ए टेंजेंशियल लगता है और ए नॉर्मल हमेशा इस साइड लगेगा, थीटा की वैल्यू लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट मैं आपके रिटार्डेड के बारे में, चलिए हम लोग सर्कुलर मोशन पे ही। नाउ लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। इसकी जैसा मैंने पहले दिया वो पॉइंट या पार्टिकल यहां पर। अब हम ये माने कि इट्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। केस को क्या ले लें? लेट स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
इज डिक्रीजिंग, तब क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी इसकी मैग्नीट्यूड आगे बढ़ने के क्रम में, इधर चलने के क्रम में डिक्रीज करते जाता है, तो आपका एक एक्सीलरेशन हमेशा पीछे की ओर आ जाएगा, दैट इज ए टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। आपने देखा दोनों का क्या है, ये कौन सा वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। चूंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट, ये कभी भी नॉन टेंजेंट तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ए टेंजेंशियल आपका, तो ये रिटार्डेड सर्कुलर मोशंस में आपने क्या देखा, v वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल किसके, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ये चेंज करेगा, दिस ए नॉर्मल एज यूजुअल एग्जिस्ट। ये कौन सा कारण बनता है, चेंजेस द डायरेक्शन। ए एन का हमेशा काम है डायरेक्शन को चेंज करना, ए टी का काम क्या है, चेंज डिक्रीज द स्पीड। यहां पर ये काम क्या कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेड, तो ये क्या करता है, चेंज द स्पीड। जो स्पीड को चेंज करेगा, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, वह कौन सा एक्सीलरेशन होगा, टेंजेंशियल। इस केस में क्या है, ये दोनों एंटी पैरेलल है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए नॉर्मल। लेकिन अब रिजल्टेंट किधर चला जाएगा, आप ध्यान दिए, रिजल्टेंट इस साइड आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्यों इस साइड आ जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोग बता सकते हैं। अरे भाई 80 इधर है और ये इधर है, तो इसी के 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता हुआ या दोनों के कहीं भी किसी भी पॉइंट पर जा सकता है, ये चला गया। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगल लीजिए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड ए नेट, इसका क्या नाम हो गया, ए नेट या सिंपल ए, दोनों के बीच की एंगल देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया, दिस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब इस विशेष केस में क्या हो जाएगा, जो सर्कुलर मोशंस हो जाएगा, आप देख सकते हैं रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ ए रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, इट इज ए पार्ट ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सीएम स्टैंड फॉर सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इस नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सा, रिटार्डेड। तो रिटार्डेड का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अपोजिट ईच अदर, नॉर्मल एज इट इज, देयरफॉर इन दोनों के बीच में टेंजेंशियल वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन या टोटल एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड अंडर दिस सर्कमस्टांसेस इसमें स्पीड ऑफ द मोशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ मोशन डिक्रीजेस। तो कोई भी डाउट नहीं है और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। बाकी तो न्यूमेरिकल में और स्पष्ट होगा, लेकिन आप समझ लीजिए। इसका मतलब आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर सर्कुलर मोशंस के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि जब भी सर्कुलर मोशंस होगा तो वो 2 डायमेंशनल कहलाएगा, नंबर 1 पॉइंट। जब भी सर्कुलर मोशंस होगा डायरेक्शन ऑलवेज चेंज करेगा, और चेंज इन ए डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स एज वेल एज चेंज इन ए डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीलरेशन। तो एक एक्सीलरेशन आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, इट इज ए प्लेनर मोशन, 2 डायमेंशन मतलब प्लेनर मोशन, एंड डायरेक्शन ऑलवेज चेंज, देयरफॉर इट इज एक्सीलरेटेड मोशन। नाउ इफ द स्पीड और magnitude of the velocity remain constant, it is a uniform circular motion. If the speed or magnitude of the velocity changes with time, it is non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion जैसे ही होगा तो there will be 2 different accelerations. One in the tangential direction, so called tangential acceleration. One towards the center, so called normal acceleration. और उन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हमारा ए नेट क्या कहलाएगा बच्चे लोग, ए नेट इक्वल टू ए नॉर्मल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंट का स्क्वायर। ये बात आप समझ में आ गया। लेकिन इन दोनों के बीच की डायरेक्शंस कितनी होगी, जरा सा ये भी एक बार चेक कर लीजिए। यहां पर आप चेक कीजिए छोटे से फिगर में,
आगे मैं बता, लेट अस दिस इज सम, आप इसको ले लीजिए 80 टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये वाला बचे लो क्या ले ले, ए नॉर्मल। एंड व्हाट अबाउट दिस, दिस इज द वी टेंजेंसी। ये आप देख सकते हैं वेलोसिटी, और तो ये इंक्रीजिंग में मैंने खींच लिया। इसका नतीजा एक्सीलरेशन रिजल्टेंट किधर चला गया, लेट अस सपोज एक्सीलरेशन इधर चला गया। ये कौन सा एक्सीलरेशन हो गया, ए नेट या ए टोटल। एंड लेट अस सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा। समझ में आ गया, किसके किसके बीच में थीटा ले लिए, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में। तो व्हाट इज टेन थीटा, अब आप इसको ऐसे ले लीजिए, एक वेक्टर ये है, ये कौन सा वेक्टर है बच्चे लोग, ए एन, ये कौन सा वेक्टर है, ए टी, और ये कौन सा वेक्टर है, ए नेट, और मैंने किस एंगल को दिया, इस एंगल को दिया थीटा। तो अब ए टेंजेंशियल को उठा के यहाँ पर पैरेलल में डाल दीजिए, ए नॉर्मल ये हो गया, ए टेंजेंशियल हो गया, ए नॉर्मल ए टेंजेंशियल दोनों को मिला दिया तो ए नेट ये वाला हो गया। इसलिए व्हाट इज टेन थीटा, जब भी आप टेन थीटा देखिएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो क्या हो जाएगा, ए टी बाई ए एन। इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए टी बाई ए एन। लेकिन इस केस में थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, गेस कीजिए किसके किसके बीच में है, एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए नॉर्मल, ए नेट एंड ए नॉर्मल। अरे भाई नॉर्मल को हम लोग रेडियल भी कहते हैं और टेंजेंशियल भी कहते हैं, ये एक अलग बात है। नेक्स्ट, सम टर्म्स are related to circular motion, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला आएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल in circular motion. And the symbol is called theta. बेहतर है, चलिए इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूं। ये सेंटर हो गया, आपका कोई पॉइंट ले लीजिए, यहां पर पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। इस एक्सिस को हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस लीजिएगा, और ये परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस लीजिएगा, इसे मिला दीजिए, दिस इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका आर वेक्टर हो गया, आप केवल आर भी दे सकते हैं रेडियस, और डायरेक्शन दे देंगे ये वाला, तो दिस इज द आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के साथ कर रहे हैं। अब आप ये जो पोजीशन देख रहे हैं ना, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P, अगर ये इस दिशा में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो आप देख सकते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल with respect to x-axis in radian। ठीक है, अब आप आ जाइए कि ये थोड़ी देर टाइम में यहां पर है, अब थोड़ी देर टाइम में ये यहां पर आ गया। लेट अस सपोज दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस मेक्स एन एंगल, आप यहां पर थीटा लिए हैं, ये एक छोटा सा एंगल हो गया डी थीटा। तो what is d theta? d theta is the very small angular displacement during a time t। यहां पर आ जाइए, दूसरा टर्म पहले ले लीजिए, एंगुलर पोजीशन के बाद आता है एंगुलर वेलोसिटी, ये टर्म भी आपको बहुत आएगा। what is the angular velocity? this is so called omega। इस ओमेगा में हमारे पास आ जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ
change of angular displacement or position of particle। तो इसका मतलब हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कैसे डिफाइन कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाई टी। ओके, दिस इज सो कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पी से हम करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नाउ दिस ओमेगा एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सॉरी थीटा 2 मान हमारे पास ले लीजिए एक डेल्टा थीटा ले लीजिए, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये बेस्ट तरीका है। वॉट डेल्टा थीटा इक्वल टू स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज को हटा दिए, सिर्फ लिखिए चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आपसे कभी भी एवरेज पूछेगा, ये क्या हो गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसका क्या हो जाएगा, चेंज डी थीटा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन टाइम टेकन दैट इज डेल्टा टी। इसको कोरिलेट कैसे किया जाता है, आप ऐसे आ जाए ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इट्स लिमिटिंग वैल्यू such that delta t tends to 0 and this is equal to omega theta by omega t. This is called the angular velocity. करेक्ट हो गया, वेरी गुड। नाउ ये पार्टिकल यहां से p से p डैश तक चलाता है, p से p डैश कितना समय में, लेट अस सपोज इट कंज्यूम ए डेल्टा t टाइम्स, डेल्टा t टाइम्स में p से p डैश तक चलाता है, या वेरी स्मॉल टाइम लेंगे तो डेल्टा t, डेल्टा टी में p से p डैश तक चलाता है, ठीक आ गया। तो व्हाट इज दिस p से p डैश तक की दूरी कितना हो जाएगा, p से p डैश इज कॉल्ड लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे लोग, p से p डैश तक की दूरी लीनियर डिस्टेंस। आपको मालूम है r अगर इसकी रेडियस है तो आपके पास ये मालूम है, इससे आप आ सकते हैं, तो आप ऐसे ले लीजिए p डैश इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा, p डैश इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल डिस्टेंस ले लीजिए, लेट अस सपोज इट इज ए ds इज इक्वल टू r डी थीटा। p से p डैश तक की दूरी को हमने क्या माना, ds आ गया, और यहां तक में काम की टाइम कितना लगा, dt लगा। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ds बाई डी टी, r कॉन्स्टेंट है, और इधर हो गया डी थीटा बाई डी टी, ds बाई डी टी इक्वल टू स्पीड हो गया, स्पीड एंड r डी थीटा बाई ओमेगा हो गया। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, v टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, r ओमेगा कह सकते हैं। यहां पर आपके पास अच्छी तरह से याद रखिएगा v कितना हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। कौन सा स्पीड है बच्चे लोग, सो कॉल्ड लीनियर स्पीड है, लीनियर स्पीड हो गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वी टेंजेंशियल भी कह सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। इन सब बातों को हम लोग समझ गए। तो कई फॉर्मूलाज इसमें उभर कर आ गया। एक फॉर्मूला क्या हो गया, आप अगर यहां पर सम अप कीजिए तो आप हमेशा याद रखिएगा ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। बोलिए आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको मैंने वहां से क्या दिखाया कि वी जो टेंजेंट किए हुए जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा वो ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। बच्चे लोग आर क्या है, रेडियस है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू रेडियस। ठीक, नेक्स्ट इसका टर्म, तीसरा टर्म आता है नेक्स्ट, एंगुलर एक्सीलरेशन। so called R.
if the angular velocity of the circular motion particle, if the angular velocity changes, अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज करता है, इफ द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस, देन there is an angular acceleration. And this is symbolically alpha. So what is alpha? This is equal to rate of change of angular velocity. How can we define it? Rate of change of angular velocity. Rate of change of angular velocity. बहुत अच्छा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक बात आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डी ओमेगा की जगह पर आपको क्या दे सकते थे, डी थीटा बाई डी टी इंटू डी टी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा का दो वैल्यू हो सकता है, ये भी हो सकता है और अल्फा का ये भी हो सकता है। अब यहां पर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इफ ओमेगा इंक्रीजेज विथ टाइम, देन अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। 1 2 if omega decreases with time, alpha equal to negative. Next, relationship between A tangential and alpha. अल्फा इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा वेक्टर होते हैं, अल्फा भी वेक्टर से, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना है, तो मैग्नीट्यूड के टर्म। आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। आपके पास क्या था, वी नो मैंने आपको बताया था V टेंजेंशियल इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आर रेडियस ऑफ द सर्कल, Vt टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये प्रूफ मैंने करके लिखा है। नाउ if omega changes with time, then differentiations of Vt, of course magnitude, must be equal to R constant होगा d omega by dt. This is nothing but A tangential, मैग्नीट्यूड ही रहेगा, डायरेक्शन नहीं दे सकते आप यहाँ पर, एंड दिस इज आर अल्फा। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगुलर एक्सीलरेशन, वेयर व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। AT equal to R alpha is a very important relationship, tangential acceleration, angular acceleration. Next, direction of angular velocity. चूंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायरेक्शन जानना जरूरी है। ठीक है, आइए मैं चेक करता हूं। आप अगर इसको यहां पर देखिए, ऐसे दिस इज ए सर्कुलर मोशन,
और आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने दीजिए। दिस इज द वेलोसिटी इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप देख सकते हैं वेलोसिटी का टेंजेंट नीचे की ओर है, लेकिन इसकी मूवमेंट कैसा जा रहा है? इट इज ऑल टाइम मूविंग इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन? आप कर्ल कीजिए अपने तीनों हाथ, 4 फिंगर्स को कर्ल कीजिए और अंगूठा को अंदर जाने दीजिए। तो इसे हम लोग किस मेथड से निकालते हैं? स्क्रू रूल से। स्क्रू वेक्टर रूल और राइट हैंड थंब रूल से। दूसरा इसका क्या नाम होगा? राइट हैंड थंब। मैं इसे आपको वेक्टर क्लास में पढ़ाया था कि इफ यू कर्ल द डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, ये डायरेक्शंस क्या हो गया? ये देखिए वेलोसिटी है, इसको कर्ल कीजिए। जैसे ही कर्ल करते हैं तो आपका किधर आ जाता है अंगूठा? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड गोइंग इन टू द बोर्ड। तो यहां पर ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड। भाई मैं तो बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी पर क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर टू कॉपी एंड गोइंग इनटू कॉपी, गोइंग इनटू कॉपी। तो इसका डायरेक्शंस क्या हो जाएगा? अगर ये क्लॉकवाइज है, सॉरी, तो क्लॉकवाइज को आप कर्ल कीजिए, 4 फिंगर्स को, अंगूठा अंदर की ओर जाता। कोई भी ओमेगा का डायरेक्शंस का क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड गोइंग इनटू बोर्ड। दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। समझ में आ गया? अब आपको याद रखिए कि इफ दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सपोज कीजिए, सपोज दिस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, इसका मतलब हो गया एक्सीलरेशन एंगुलर क्या करेगा? इसकी स्पीड को बढ़ाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को भी बढ़ाएगा। तब ओमेगा का डायरेक्शन किधर लग रहा है? इसमें आपने देखा ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और इस केस में एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। इस केस में हो जाएगा इफ इंक्रीजेस अल्फा इज परपेंडिकुलर एंड गोइंग इनटू बोर्ड। बढ़िया से आप समझ। तो अल्फा का डायरेक्शन भी क्या हो सकता है? या तो ओमेगा को सपोर्ट करेगा या ओमेगा को अपोज करेगा। अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा उसको फेवर करेगा, तो दोनों का सेम डायरेक्शन। चलिए इसे अभी एक और फिगर से दिखाते हैं। आप इसे देखिए, ऐसे लेट अस सपोज दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? ऑफकोर्स क्लॉकवाइज मोशन। आप जब इसे क्लॉकवाइज को लपेटते हैं तो ऑटोमेटिक ये इसका प्लेन हो गया, ये वाला क्या हो गया? प्लेन हो गया। तो ये आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज द ओमेगा डायरेक्शन। देख सकते हैं ये जो रोटेशनल एक्सिस हो गया, दिस इटसेल्फ इज डाउन। ये डायरेक्शन क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया। एंड दिस यहां पर वेलोसिटी किस साइड जा रहा है? दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर एंड ओमेगा आपस में क्या है? दे ऑलवेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान दीजिए, यहां पर वेलोसिटी और ओमेगा क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओमेगा परपेंडिकुलर और भी क्या है? जैसे भी टेंजेंट होगा किसी भी टेंजेंट के पोजीशन के लिए, और अगर आपको देता है भी इंक्रीजेज है, स्पीड क्या है? इंक्रीज। बच्चे लोग, अगर भी इंक्रीज करेगा तो अल्फा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? उसको सपोर्ट कर देगा, तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी अल्फा। तो अगर क्लॉकवाइज हो, कैसा मोशन हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में भी कौन सा स्थिति है? भी इंक्रीजेस है, स्पीड इंक्रीजेस है। ये केस हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, इसी का दूसरा प्रारूप भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, एक और देख लीजिए, वैसा ही सर्कुलर मोशन, लेकिन इस बार क्लॉकवाइज नहीं है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं दिस इज द एंटी। ये वाला क्लॉकवाइज था, ऐसे मूव करा रहे थे, अब की बार ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज को जैसे ही आप कर्ल कीजिएगा, आपका अंगूठा किधर हो जाएगा? ऊपर के लिए हो जाएगा। तो दिस इज द मोमेंट। ठीक है। और मैं कहता हूं कि ये जो वेलोसिटी है ना, उसकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। अब अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो एक्सीलरेशन, जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, क्या करेगा? उसे बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा, है ना। तभी तो उसका ओमेगा घटेगा। तो घटेगा तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? अपोज कर जाएगा। तो दिस इज द अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन।
रिटार्डिंग सर्कुलर मोशन में ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, तो ओमेगा क्या हो गया यहां पर, एंटी पैरेलल टू अल्फा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, देयर इज ए क्वेश्चन बिफोर यू, बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं सेट करता हूं, आप इसकी आंसर बताइए। द एंगुलर पोजीशन of a particle moving on circular path is function of time t h theta equal to 2t square plus t plus 1 radian and t time in second. Find number 1, angular velocity at time t equal to 0 and at time t equal to 1 second. दूसरा क्या पूछेगा आपसे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट टाइम t equal to 1 second, given radius is equal to 2 meter, radius 2 meter. इसके बाद आपसे क्या पूछेगा, तीसरा पूछेगा फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद आपसे पूछेगा वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल और लीनियर एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत सारी चीज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर आपको कोई तनाव नहीं लेना, आंसर आएगा। सिंपल मैथमेटिक अप्रोच, इसे हम लोग डिफ्रेंशिएशन से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यहां पर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। आइए आपको क्या चाहिए, पहला पूछता है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना आ जाएगा, दिस इज 4t प्लस 1। कोई मन में डाउट है या नहीं है, आप देख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 t का 1 0 हो गया। तो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब आपसे क्या पूछा था, एंगुलर वेलोसिटी, आपसे पूछा एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, तो यहां पर पुट कर दीजिए 4 इंटू 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया, 1 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। वेरी फाइन। अब आपसे क्या पूछता, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो दैट इज 4 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो गया, 5 रेडियन पर सेकेंड। ये भी आ जाएगा, दो तो निकल गया आपका। उसके बाद आपसे पूछता है vt एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप यहां पर आ जाइए, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, v टेंजेंशियल इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द, आपको वेलोसिटी कब पूछ रहा है, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछ रहा है। उस समय 1 सेकेंड पर इसकी स्पीड कितना थी, एंगुलर स्पीड 5, और उसकी रेडियस कितना दिया हुआ, दैट इज 2 मीटर, तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड।
तो व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड व्हेन रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस में स्मॉल r दे दीजिए, 2 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, यस, एंगुलर एक्सीलरेशन स्टैंड फॉर अल्फा एंड दिस इज नथिंग बट डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा 4 है, इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये टाइम पर डिपेंडेंट है या टाइम से इंडिपेंडेंट है या टाइम से कांस्टेंट है? तो इट इज ए टाइम इंडिपेंडेंट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सीलरेशन में जा रहा है। तो आपसे जो पूछा है फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, तो एंगुलर एक्सीलरेशन का आपका आंसर आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से कहां डिपेंड करता है? कहीं कैसे नहीं डिपेंड करता? अरे भाई अल्फा इक्वल टू 4, कहां टी है इसमें इन्वॉल्व, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अगला पूछता है टेंजेंशियल और लीनियर वेलोसिटी एट टाइम t, ये तो बता ही चुके हैं टाइम t इक्वल, तो 2 बार रिपीट हो गया। आपसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछना चाहिए था, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें क्या मैं दे दूं, दिस इज द टेंजेंशियल और लीनियर एक्सीलरेशन, ये मैं पूछना चाह रहा था। ये आइए, इस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को आप लेते हैं तो क्या लेते हैं बच्चे लोग, ए टेंजेंशियल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू आर, यही ना। नाउ व्हाट इज द अल्फा, आपको ए टेंजेंशियल कितना टाइम पर पूछा गया, टाइम 1 इक्वल टू 1 सेकेंड, लेकिन अल्फा तो कांस्टेंट है, हाँ टाइम से कौन फंक्शन है, तो लिखिए जो वैल्यू है, दिस इज ए 4 एंड व्हाट इज द रेडियस 2, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑल अबाउट दिस। तो मैंने आपको बहुत बेसिक पढ़ाया है, अभी मैं कुछ आपको डेप्थ पर नहीं ले गया है, लेकिन इस बेसिक में यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत कुछ नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा भी है। उम्मीद करते हैं जो अगला हमारे पास क्लास आएगा उसमें और बेहतरीन ढंग से चलेंगे। सर्कुलर मोशंस के ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सर्कुलर मोशन वी विल बी परफेक्टली एक्वांटेड विथ, और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जो डेवलप करेगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी। तब तक के लिए आप लोग इसे एक बार रिवाइज कीजिए, फिर से पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसका नोट्स भी बनाइए। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं इसे और अच्छे ढंग से आपको पुरानी चीज़ों को भी और नई चीज़ों को भी बता दूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय द डे।